नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीव विज्ञान की क्लास ले रहे हैं और जीव विज्ञान में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो है जैव विकास, थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं और लगभग 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, लयमार्कवाद पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम लयमार्कवाद देखेंगे थोड़ा सा और इसके बाद और जो थियरीज इससे संबंधित हैं वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो दोस्तों, जैव विकास में जो जैव विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, जैव विकास जिसको हम क्या कहते हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जैव विकास में जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति हमने देखी, जीवों की उत्पत्ति देखी, क्रमिक उनका विकास कैसे हुआ, कैसे उनमें क्रम से परिवर्तन हुआ। और इसमें जो सबसे पहला तार्किक सिद्धांत था वो जिस वैज्ञानिक ने दिया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ये नाम आपको याद रखना होगा, सिर्फ आप लैमार्क याद रखिए, ये इनका पूरा नाम था। तो जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क का योगदान क्या है बायोलॉजी में? सबसे पहला योगदान तो आपने पढ़ा होगा, ट्रेविरेनस के साथ इन्होंने 1801 में बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। लैमार्क बहुत महत्वपूर्ण जैव वैज्ञानिक थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं इनके बारे में, वो इनका सिद्धांत है लैमार्कवाद। इनका जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? लैमार्कवाद। ये लैमार्कवाद किससे जुड़ा है? ये जीवों के जैव विकास से जुड़ा हुआ है। ये इनकी थियरी सबसे पहली तार्किक थियरी है। आइए देखते हैं दोस्तों कि इस थियरी में इन्होंने कहा क्या है, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं महत्वपूर्ण हैं जो इस थियरी में हमें जानना। सबसे पहले एक सवाल जो पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। एक इनकी पुस्तक है, एक इनकी पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक, फिलॉसफी जूलॉजिक। इससे सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि फिलॉसफी जूलॉजिक के लेखक कौन थे, या लैमार्क की कौन सी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम फिलॉसफी जूलॉजिक। अब हम क्रम से देखेंगे दोस्तों वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो लैमार्कवाद में हमें देखनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, लैमार्कवाद में हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। हम क्या देखेंगे? लैमार्कवाद, लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे लिए जानना, वो क्या है? वो है बड़े होने की प्रवृत्ति। इनका जो पहला सिद्धांत है वो ये है, बड़े होने की प्रवृत्ति, बड़े होने की प्रवृत्ति। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जीवों में ये प्रवृत्ति बहुत सामान्य होती है। जीवों में बड़े होने की या विकसित होने की एक सामान्य सी प्रवृत्ति होती है, इसी तरफ इशारा करते हैं लैमार्क। लैमार्क यही चीज बताते हैं कि हर जीव में, जिसमें भी जीवन होता है, उसमें वृद्धि का या विकास का जो है एक स्वाभाविक गुण होता है, यही इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? वातावरण का सीधा प्रभाव, सीधा प्रभाव। इसका मतलब क्या है? इस दूसरे लक्षण से या दूसरे नियम से लैमार्क क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, लैमार्क ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जीव जिस वातावरण में या जिस परिवेश में रहता है उसका उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उसकी उत्पत्ति में, उसके विकास में, उसके प्रजनन या अन्य जैविक प्रक्रियाओं में वातावरण का सीधा प्रभाव रहता है। ठीक है, अब उनके विकास पे ये स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, वातावरण का सीधा प्रभाव होता है जीवों पर। ये इनका दूसरा लक्षण है। इनका जो तीसरा लक्षण है वो क्या है? अंगों का अनुपयोग और अनुपयोग। तीसरा सिद्धांत क्या है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग,
अंगों का उपयोग और अनुपयोग। दोस्तों ये तीसरा और अगला जो मैं चौथा बताऊंगा, ये जो है पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो सामान्य है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लामार्क ने अपने सिद्धांत में दिया। इसके माध्यम से लामार्क ये बताना चाहते हैं कि जीवों के विकास के क्रम में जिन अंगों का जब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हुआ है, जो अंग ज्यादा से ज्यादा यूज में आए हैं, उन अंगों का क्या होता है, अच्छे से विकास भी होता है और उन अंगों की क्या होती है, वंशागति भी होती है। और जो अंग जो है अनुपयुक्त होते हैं, मतलब मान लीजिए उनके विकास के क्रम में या उनकी जैव प्रक्रियाओं में, चाहे वो भोजन हो, चाहे प्रजनन हो या अन्य प्रक्रिया हो, जिन अंगों का कम इस्तेमाल होता है या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, वो अनुपयोगी हो जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लुप्त होते चले जाते हैं। इसमें इन्होंने दो उदाहरण लिया। इस लक्षण के आधार पर इन्होंने दो उदाहरण लिया, एक जिराफ का उदाहरण लिया, जिराफ का, और दूसरा सांप का। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जिराफ के माध्यम से लामार्क ये बताना चाहते हैं कि उस समय जिराफ एक शाकाहारी जीव है, आपको पता है। जिराफ के साथ क्या है कि उसकी गर्दन जो होती है जरूरत से ज्यादा लंबी होती है, आपने जू में देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा। लामार्क का ये सिद्धांत है कि चूंकि पहले चरने की जगह सीमित थी, जीव चरते रहते थे, तो जो एरिया जो है चरागाह से युक्त होता था, वहां जब चर के ये लोग उस जगह की घासों को खत्म कर देते थे तो ये दूसरे क्षेत्रों की तरफ मूव कर जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, जहां पर वृक्ष जो होते थे बहुत ऊंचाई पर स्थित होते थे, तो इनको अपनी गर्दन को ऊपर खींच के जो है उन वृक्ष की पत्तियों को खाना पड़ता था। इस आधार पर लामार्क ये कहते हैं कि बराबर ऐसा करने की वजह से जिराफ की जो गर्दन है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से लंबी हो गई, और लंबी होते होते क्या हुआ कि ये लक्षण धीरे धीरे उसकी अगली पीढ़ी में आने लगे और जिराफ इस तरह लंबी गर्दन वाला एक जीव बन गया। जिराफ के बारे में इनका उदाहरण जो है ये अंगों के उपयोग से संबंधित है। और सांप, सांप आपको पता है कि सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, और सांपों के विकास के क्रम में इनके पहले पूर्वजों में टांगों का अस्तित्व होता था, पैर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब सांप बिल में रहने लगे तो अंगों के रूप में जो है टांगों की उपयोगिता खत्म हो गई, मतलब टांगों का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि उनकी जरूरत धीरे धीरे बिलों में रहने की वजह से नहीं रही, तो टांगे जो है सांपों में खत्म हो गई। मतलब ये दूसरी चीज को दिखाता है कि जिस अंग का उपयोग नहीं होगा या अनुपयोग होगा, वो अंग धीरे धीरे क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे सिद्धांत में इन्होंने यही बताया है कि जो अंग उपयोग में आते हैं या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके क्रियाकलापों के लिए, उन अंगों का विकास होता है, और जो अंग जो है कम इस्तेमाल होते हैं वो अल्प विकसित रह जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा जो अगला सिद्धांत है वो क्या है, लक्षणों की वंशागति। लक्षणों की वंशागति। लक्षणों की वंशागति का क्या मतलब है, लक्षणों की वंशागति का मतलब ये हुआ कि यही जो उपार्जित लक्षण है, ये लक्षण कौन से हैं, उपार्जित लक्षण। कौन से हैं दोस्तों, उपार्जित लक्षण। मतलब कि आपने देखा कि अंगों के उपयोग से जो है कुछ लक्षण इनके उपार्जित हो जाते हैं, यहाँ बहुत सारे और भी लक्षण हो सकते हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं। तो इन लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है, मतलब अगली पीढ़ी में भी ये लक्षण अपने आप जाते हैं। यही इनका चौथा नियम है। मतलब लामार्कवाद में आपको दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना, एक अंगों का उपयोग और अनुपयोग, और चौथा जो सिद्धांत है वो है लक्षणों की वंशागति। तो लामार्कवाद को हमने देख लिया दोस्तों। इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है, ये आपके लिए इतना जानना आवश्यक है। ठीक है, जैव विकास के थ्योरी में लामार्कवाद का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो दोस्तों लामार्कवाद हमने समझ हाँ दोस्तों, तो हमने लामार्कवाद को समझ लिया, और लामार्कवाद के बाद अब हमको क्या समझना है, चार्ल्स डार्विन को समझना है। ठीक है, जैव विकास में हमने लामार्कवाद को अच्छे से समझ लिया है, उनके सिद्धांत क्या हैं और उनकी प्रमुख बातें क्या हैं, ये हमने देख लिया। तो दोस्तों अब जो अगली थियरी हम पढ़ेंगे, जीवों का जो विकास है, जैव विकास, इसमें जो दूसरे महत्वपूर्ण जैव वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है, चार्ल्स डार्विन। ये दोस्तों इंग्लैंड के एक जैव वैज्ञानिक थे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस थियरी में। और
इनकी एक पुस्तक है, उससे सवाल पूछा जाता है, सीधा सवाल इससे पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति या जातियों की उत्पत्ति, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यही नाम होता है, ठीक है। और इससे सवाल पूछा जाता है, लैमार्क की पुस्तक का नाम आपको याद होगा, फिलॉसफी जूलॉजिक, और डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्हीं पुस्तकों में इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। तो डार्विन ने जो है, जो कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो सिद्धांत का नाम दिया वो है डार्विनवाद। डार्विनवाद वो कहलाया, और वो मूलतः है क्या? इस सिद्धांत की मुख्य बात है प्रकृति का वर्णवाद। इसको हम दूसरा एक नाम देते हैं प्रकृति का वर्णवाद, प्रकृति का वर्णवाद। इसको हम कह सकते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये प्रकृति के सिलेक्शन की बात है, मतलब प्रकृति जिनको सिलेक्ट करती है या वर्ण करती है वही अपना अस्तित्व कायम रख पाते हैं। डार्विन की मूलभूत बातें इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये बात याद रखिएगा कि डार्विन ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि जो भी योग्य रहेगा या संघर्ष में जो शक्तिशाली होगा वही जो है इस प्रकृति पे या धरती पे अस्तित्व बना के रख पाएगा अपना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप याद रखिएगा। प्रकृति का संरक्षणवाद इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसमें 4 पॉइंट्स है, आपको समझने हैं। अब इन चारों पॉइंट्स में 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लैमार्कवाद में हमने देखा 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो कौन कौन थे? एक पॉइंट था अंगों का अनुपयोग और उपयोग, और दूसरा पॉइंट क्या था? लक्षणों की वंशागति। इस तरह डार्विनवाद जब हम पढ़ेंगे तो हमको 2 बातों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी इनके जो सिद्धांत है इसकी प्रमुख बातों को हम क्रम से देख लेते हैं। प्रकृति का वर्णवाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति जिनको चुनती है वही अपना अस्तित्व बना के रख पाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस थियरी को थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। चलिए डार्विनवाद की बात देख लेते हैं दोस्तों, किसकी महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। पहली बात, सबसे पहली बात इनकी जो है वो है प्रचुर संतानोत्पत्ति, प्रचुर संतानोत्पत्ति। देखिए प्रचुर संतानोत्पत्ति जीवों में जो लक्षण है ये जैव विकास में एक बहुत बड़ा जो है लक्षण है जो उनके अस्तित्व को बरकरार रखने में मदद करता है। देखिए आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें उनकी जो पीढ़ियां हैं या जो उनके बच्चे हैं वो बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। कभी आपने सोचा है इसका क्या कारण है? देखिए आपको पता है कि प्रकृति में एक संघर्ष है, हर जीव को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में कुछ जो है बलिदान हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, और कुछ अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके साथ ये समस्याएं कुछ ज्यादा हैं। उनके बच्चे जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। संतानोत्पत्ति की जो क्षमता है उनके अंदर वो इसीलिए अधिक है क्योंकि ये प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे उत्पन्न होंगे तो अगर कुछ बच्चे जो है काल कलवित हो गए तो मान लीजिए ये बात क्लियर है कि कुछ बच्चे बच जाएंगे जो अपना अस्तित्व बना के रख पाएंगे। अगर मान लीजिए 100 बच्चे पैदा होते हैं एक बार में, तो अगर 90 बच्चे मर भी गए तो भी 10 बच्चे जीवित बच जाएंगे ताकि अगली पीढ़ी को वो चला सकें। इसी वजह से जैसे चूहों में आपने देखा होगा, आपने मच्छरों में देखा होगा, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसमें ये प्रकृति पाई जाती है ताकि उनकी पीढ़ी सुरक्षित रहे, उनकी पीढ़ी सुरक्षित रहे और लगातार जो है अपने अस्तित्व में बनी रह पाए। इसी वजह से आज भी जो है उनकी पीढ़ियां सुरक्षित हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई हैं। तो ये जो प्रचुर संतानोत्पत्ति की या ओवर प्रोडक्शन की क्षमता है, ये क्षमता क्या है? ओवर प्रोडक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जीवों का। ओवर प्रोडक्शन का जो गुण है ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति के इस संघर्ष में उनको अपनी वंशागति को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आइए दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों, वो क्या है। दूसरा सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है और वो सिद्धांत क्या है? जीवन संघर्ष।
दूसरा सिद्धांत क्या है? जीवन संघर्ष। ये संघर्ष किस लिए है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये संघर्ष है अपने अस्तित्व के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है। तो जैसा कि पहली बात में ही ये क्लियर हो गया कि हर जीव अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से संघर्ष करता है और वही जीतता है, वही जीवित रहता है या विजयी होता है जो उस लायक होता है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनके सिद्धांत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सारी चीजों में यही बात निकल के आती है कि जो योग्य होगा वो जीवित रहेगा। तो ये जो जीवन संघर्ष है ये हर जीव का एक नैसर्गिक गुण होता है या एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वह अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए, प्रजनन के लिए और जैविक क्रियाओं के लिए अपने सजातीय जीवों से या विजातीय जीवों से या अन्य वातावरण के जीवों से क्या करता है? संघर्ष करता है। अगर वो विजयी होता है तो अपना अस्तित्व बरकरार रख पाता है। तो ये स्ट्रगल किस चीज का है? एग्जिस्टेंस का है। मतलब दूसरा सिद्धांत इनका क्या है? जीवन संघर्ष। चलिए तीसरा सिद्धांत देखते हैं क्या है दोस्तों। इनका जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या है? डार्विन का तीसरा सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? मतलब वही बचेगा जो संघर्ष में जीवित होगा या विजयी होगा। मतलब चाहे वो करियर का क्षेत्र हो या जीवन में पैसे कमाने का क्षेत्र हो। आपने भी देखा होगा कि आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये थियरी बहुत कॉमन थियरी है, हर जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। डार्विन भी यही कहना चाहते थे कि प्रकृति की जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, प्रकृति बहुत चरणों से गुजरी है जैव विकास के क्रम में। जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई है 4.5 अरब वर्ष पहले से लेकर आज तक, तो प्रकृति कई चरणों से गुजरी है। प्रकृति काफी कठिन भी रही है जीवों को अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए। तो वही जीव विजयी रह पाए हैं या जीवित रह पाए हैं जो प्रकृति से संघर्ष करके अपना अस्तित्व बरकरार रखने में सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है? योग्यतम जो रहा है, जो सबसे योग्यतम रहा है वही विजयी रहा है या वही जीतता है या जीवित रहता है। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, इसको आप जरूर याद रखिएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता। तो जो चौथा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो चौथा सिद्धांत क्या है? विभिन्नताएं। चौथा विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। विभिन्नताओं को वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। विभिन्नताओं का क्या मतलब हुआ दोस्तों? हर जीव अपने विकास के क्रम में अनेक चरणों से गुजरता है, उसमें उत्परिवर्तन होता है, बहुत सारे उपार्जित लक्षण पैदा हो जाते हैं जो आपने देखा लयमार्गवाद में भी। तो जो ये विभिन्नताएं उसके अंदर पैदा होती हैं, ये विभिन्नताएं जो है वंशागत में भी जो है उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब जब वो अगली पीढ़ी में जाती हैं तो वो भी विद्यमान रहती हैं। मतलब विभिन्नताएं जो होती हैं वो जीवों के विकास क्रम में घटित होती हैं, ये बात सत्य है। और ये भी बात सत्य है कि उनकी क्या होती है? वंशागति होती है। मतलब अगली पीढ़ी में भी वो सफलतापूर्वक ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो डार्विनवाद में आपने ये 4 महत्वपूर्ण चीजें देखी। लास्ट की 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसमें 2 चीजें क्या हैं? एक तो विभिन्नताएं और उनकी वंशागति है, और दूसरी चीज क्या थी आपने देखा? योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब जो जीव जीवन संघर्ष में योग्यतम होगा वही जीवित रहेगा और वही अपना अस्तित्व कायम रख पाएगा, वही विकास करेगा। ठीक है, तो डार्विनवाद आपने अच्छे से समझा दोस्तों। हमने लयमार्कवाद और डार्विनवाद बहुत अच्छे से देख लिया जैव विकास के क्रम में। अब एक सिद्धांत और है, लास्ट सिद्धांत है, उसको हम लोग देख लेंगे। वो क्या है? जैव विकास में एक सिद्धांत और है, उसको भी हम देख लेते हैं।
वो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। वो क्या है? उत्परिवर्तनवाद। 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 उत्परिवर्तनवाद क्या है? जैसे अभी आपने विभिन्नता देखी। देखिए दोस्तों, जब किसी भी एक पीढ़ी के जीव में जो लक्षण होते हैं, चाहे वो उपार्जित हो चाहे नैसर्गिक हो, वो जब अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, मतलब जब आनुवंशिक गुणों की वंशागति होती है, तो किन्हीं कारण से, चाहे वो जीन में विकार हो गए हों या कोई भी और जैविक जो है विकार की वजह से कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अगली पीढ़ी के जीवों में कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, म्यूटेंट्स को देखा होगा, सुपर हीरोज को देखा होगा आपने, मार्वल की सीरीज में आपने देखा होगा। मार्वल एक सीरीज है, ठीक है, मार्वल। इसमें जो सुपर हीरोज होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, सुपर पावर्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं? म्यूटेंट्स कहते हैं। म्यूटेंट। ये म्यूटेंट वर्ड बना किससे है? ये बना है म्यूटेशन से। किससे बना है? म्यूटेशन से। और म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? उत्परिवर्तन। मतलब ऐसे गुण जो वंशागत गुणों में कुछ अचानक परिवर्तन से या विकार की वजह से उत्पन्न हो जाते हैं अगली पीढ़ी में, इन्हीं विशेष गुणों के आधार पर एक नए जीव में कुछ विशेष गुण स्थापित हो जाते हैं, यही उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो उत्परिवर्तनवाद जो है ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको इसको भी याद रखना होगा कि इसको किसने सिद्धांत दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज। इनका नाम आप याद रखिएगा, ह्यूगो डी ब्रीज। ये हालैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है, हालैंड देश है, तो हालैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज थे, जिनका उत्परिवर्तनवाद थियरी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारा जैव विकास का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि जैव विकास की थ्योरी में तीन बातें हमने देखी। एक तो हमने लैमार्कवाद देखा, दूसरी चीज हमने देखा डार्विनवाद, और तीसरा उत्परिवर्तनवाद देखा जो ह्यूगो डी ब्रीज के उपज है, ठीक है, इनके विचारों की उपज है। तो ये तीन चीजें देखी हमने, और जैव विकास का ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। तो जैव विकास को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और अब दोस्तों हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में एक नया टॉपिक भी शुरू कर दिया जाए। ये टॉपिक है वर्गीकी का। ये जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के बाद, ये टॉपिक है वर्गीकी का। वर्गीकी का मतलब होता है टैक्सोनॉमी। देख लेते हैं ये वर्गीकी क्या है। अच्छा दोस्तों, वर्गीकी के पहले कुछ और बातें हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो छूट रही हैं। कुछ विशेष जीवों के बारे में हम बता देते हैं। मतलब इस जीवों के विकास के क्रम में कुछ ऐसे विशेष जीव भी हुए जो कुछ दूसरे वर्ग की बीच की कड़ी भी हैं, जैसे कुछ पादप और जंतु के बीच की कड़ी हैं, कुछ हैं पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बीच की। उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको ये इनके बारे में जानना, थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ये एक जीव है दोस्तों, इसके जीवाश्म मिले हैं पुस्तकों में, आपने देखा होगा, इसका एक चित्र है, तो एक ड्रैगन की तरह ये दिखता है। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, ये है क्या। इसको हम मानते हैं कि ये पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, इन दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। मतलब इसकी चोंच है इसलिए पक्षी वर्ग। इसमें पक्षी वर्ग के क्या क्या लक्षण हैं? चोंच, पंख। चोंच और पंख इसके पक्षी वर्ग में होने की पुष्टि करते हैं। और सरीसृप वर्ग के लिए क्या है? लंबी पूंछ है, चोंच में दांत है, चोंच में इसके दांत पाए गए हैं, और अग्रपाद में क्या है? पंजे हैं। इसके अग्रपाद में पंजों की उपस्थिति है। किसकी उपस्थिति है? पंजों की उपस्थिति ये बताती है कि ये सरीसृप वर्ग का जीव है। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है जिसके जीवाश्म मिले हैं? ये एक विशेष जीव था जिसके कुछ चोंच और पंख के आधार पे हम इसको पक्षी वर्ग में भी रख सकते हैं। और आपने देखा सरीसृप वर्ग की विशेषताएं, जैसे लंबी पूंछ, चोंच में दांत,
और इसके पंजों की उपस्थिति की वजह से हम इसको सरीसृप वर्ग में या रेप्टाइल्स में भी रख सकते हैं। रेप्टाइल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है, सरीसृप वर्ग में भी रखते हैं। तो ये इनके बीच की कड़ी है। अब देख लेते हैं 2-3 और जीव हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। दूसरा जीव कौन सा है? दूसरा जीव दोस्तों है युगलीना। युगलीना, युगलीना। तो युगलीना, ये युगलीना जो जीव है इसको किसके बीच की कड़ी कहा जाता है? देख लीजिए, युगलीना पादप और जंतु ऐसे होता है। ये युगलीना जीव है, ठीक है। ये पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। पादप इसलिए क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है, और जंतु के भी इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ये युगलीना जो है ये पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें गति होती है, ये देखिए, ये इसके पादाप है, इसकी मदद से ये चलता है, ठीक है। तो युगलीना भी बहुत महत्वपूर्ण जीव है। प्रोटोजोआ संघ का ये जीव है दोस्तों। इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम आता है, और युगलीना आता है। तो युगलीना ही केवल एकमात्र जीव है जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। बाकी अमीबा, पैरामीशियम ये जो है अलग जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक में इनको देखेंगे। यहाँ ये जान लीजिए कि युगलीना क्या है, पादप और जंतुओं के बीच की एक कड़ी है। आइए कुछ और जीव देख लेते हैं कि वो किसके बीच की कड़ी है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रोटोथीरिया, एक उपवर्ग है दोस्तों प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया दरअसल ये क्या है कि निम्न कोटि के जो है स्तनधारी होते हैं, निम्न कोटि के स्तनधारी। निम्न कोटि के स्तनधारियों को क्या कहते हैं? मैमल्स। जैसे मैमल्स हो गए स्तनधारी, मैमल्स। निम्न कोटि का मतलब हो गया कि इनमें स्तनधारी के कुछ ही गुण पाए जाते हैं। स्तनधारी हालांकि इनको कहा जाता है, लेकिन ये जो है प्रोटोथीरिया के जो जीव है ये पक्षी और स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। जैसे अभी आपने देखा पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी कौन सी थी? आर्कियोप्टेरिक्स था। वैसे यहाँ पर ये जो प्रोटोथीरिया के जो है उपवर्ग के जीव होते हैं ये पक्षी वर्ग और किस वर्ग के? स्तनधारी वर्ग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इसमें 2-3 जीव हैं, हम उनको बताते हैं आपको। प्लेटिपस है, प्लेटिपस है, और दूसरा क्या है? एकीडना। प्लेटिपस बतख जैसी चोंच होती है और इसमें स्तनधारी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, मतलब स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों में ये शामिल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं चोंच किसका लक्षण है? पक्षी वर्ग का लक्षण है, और स्तन किसका लक्षण है? ये स्तनधारियों का लक्षण है। तो प्लेटिपस के भी साथ ये जो है विशेषताएं पाई जाती हैं, और एकीडना के साथ भी पाई जाती हैं। तो ये दोनों जीव किसका उदाहरण है? ये दोनों जीव प्रोटोथीरिया वर्ग का उदाहरण है। और याद रखिएगा किसके बीच की कड़ी है? ये पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। तो ये भी हमने देख लिया। अब हमको देखना है कौन सा जीव। देखिए ये तो हमने देख ही लिया। अब देख लेते हैं कोई क्या और ऐसा जीव है जो किसके बीच की कड़ी है। डायनासोर को तो हम जानते हैं, डायनासोर बहुत विशालकाय जो है, बहुत विशालकाय जीव हुआ करते थे। ये मेसोइक कल्प में होते थे, बहुत विशालकाय होते थे, उनका अस्तित्व धरती पे नहीं है। हमने फिल्मों में देखा होगा, इनके कुछ जीवाश्म में मिले हैं। अब एक चीज को मैं और बताना चाहूंगा, क्रोमैग्नन मानव को। क्रोमैग्नन मानव के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। क्रोमैग्नन मानव दोस्तों है क्या? ये हमारा जो आज का मानव है होमो सैपियंस का सीधा पूर्वज क्रोमैग्नन मानव है। इसका सीधा पूर्वज किसे कहा जाता है? क्रोमैग्नन मानव को। अच्छी सी कदकाठी थी, मजबूत अच्छी लंबाई थी, 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 160 नहीं 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट करीब समझ लीजिए इसकी लंबाई थी, मजबूत कदकाठी थी,
और इसके जी कपाल गुहा थी, कपाल गुहा, कपाल गुहा की एक धारिता होती है दोस्तों। कपाल गुहा की जो धारिता थी वो कितनी थी इसकी, 1600 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी कपाल गुहा की धारिता थी। और हाइट कितनी थी, लगभग 6 फीट जो है 180 सेंटीमीटर, मतलब काफी अच्छी कदकाठी थी क्रो-मैग्नन मानव की। और ये हमारे होमोसैपियंस का सीधा सीधा पूर्वज था। तो ये जो है जान लीजिए, इसको होमोसैपियंस फॉसिलिस भी कहते हैं, ठीक है, फॉसिलिस भी कहते हैं, होमोसैपियंस फॉसिलिस, किसको, क्रो-मैग्नन मानव को। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे जंतु हैं जिनके बारे में हमने देखा, ठीक है। यूग्लिना देखा, आर्क्योप्टेरिक्स देखा, उसके बाद हमने देखा प्रोटोथोरिया के कुछ जीव जंतु। तो दोस्तों जैव विकास की ये थ्योरी हमारी यहीं पूरी तरह से समाप्त होती है। जैव विकास में आपने एक क्रम देखा कि कैसे पृथ्वी का विकास हुआ, उसके बाद जीवों का। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं आपके सामने। हमने ये देखा कि जैव विकास शुरू कहाँ से हुआ। शुरू यहाँ से हुआ कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई। उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद लगभग 4 अरब वर्ष पहले, मतलब उसके बाद के क्रम में 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पे जीवन उत्पन्न हुआ। अच्छा, जीवन उत्पन्न कैसे हुआ, जीवन उत्पन्न हुआ महासागरों के आदि जल में। वहां पर न्यूक्लियो प्रोटीन अणु के रूप में जीवन का उद्भव हुआ। और उसके बाद कैसे उनका विकास हुआ, उसमें स्वपोषण भी था और परपोषण भी था। मतलब स्वपोषण का मतलब उसमें जो भी न्यूक्लियोप्रोटीन के कण थे वो धीरे धीरे अपना भोजन बनाने लगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाने लगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके। और उसके बाद ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते गए, छोड़ते गए। ऑक्सीजन की मदद से फिर वायवीय जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई। वायवीय मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मदद से श्वसन करते हैं, ठीक है। उसके बाद परपोषण और स्वपोषण की ये प्रक्रिया चलती रही और ढेर सारी मात्रा में बहुत सारे प्रोकैरियोटिक जीवों का उद्भव हुआ। देखिए दो चीज याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव, ये कोशिकाओं में अंतर की बात है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी जिसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कोशिकाएं विकसित हुई, फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी जिसमें स्पष्ट केंद्रक था, स्पष्ट केंद्रक कला थी, ताकि वो जीव द्रव्य से केंद्र को अलग कर सके। धीरे धीरे विकास हुआ जीवों का और हमने देखा कि उसमें हमने जो थ्योरी देखी उसमें एक नाम बताया था मैंने आपको, ए.आई. ओपेरिन का। क्या था, ए.आई. ओपेरिन का, ए.आई. ओपेरिन। याद रखिएगा, हम रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवीजन। ये रूसी वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्या थे, रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हमने क्या कहा, पदार्थवाद या भौतिकवाद, पदार्थवाद या भौतिकवाद, ये नाम दिया हमने। और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि किस तरह जीवों का विकास हुआ। यही जो क्रम हमने देखा कि पहले न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में बने, फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। पहले उसमें परपोषण था, फिर स्वपोषण आया और धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। अब देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है जैव विकास में, जैव विकास की जो थियरी है उसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने किसका देखा, सबसे पहले तर्कपूर्ण सिद्धांत, लॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, लेमार्क ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया उसको लेमार्कवाद कहते हैं। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उस सिद्धांत की, क्या, अंगों का उपयोग और अंगों का अनुपयोग। बाकी उसमें दो बातें और भी हैं, लेकिन दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, अंगों का उपयोग और अंगों का अनुपयोग एक बात है, और दूसरी चीज है लक्षणों की वंशागति। मतलब अंगों के उपयोग या अनुपयोग से जो लक्षण उपार्जित होते हैं उन लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। इन सारी चीजों के को नियमबद्ध और सिद्धांत के रूप में उन्होंने किस पुस्तक में दिया, उनकी पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है, ये उनकी पुस्तक का नाम है। अब लेमार्क के बाद हमने किसको देखा, हमने डार्विन को देखा, चार्ल्स डार्विन को, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। डार्विनवाद को जो है हम और एक थियरी के नाम से जानते हैं, जो है प्रकृति का वर्णवाद। प्रकृति का वर्णवाद मतलब प्रकृति किसको वर्ण करती है, प्रकृति किसको चुनती है, मतलब थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
इसमें भी हमने 4 बातें देखी, लेकिन 2 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। वो 2 बातें कौन थी दोस्तों? वो बातें थी, सबसे पहली बात थी योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब आप भी समझते हैं कि संसार में वही रहता है, जैसे कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। तो इसका मतलब यही है कि वो प्राणी जो इस कठिन परिस्थिति में, प्रकृति की विपरीत परिस्थिति में अपने आप को लड़ने के काबिल बना पाए, वही अस्तित्व में रह पाए। बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए, लेकिन बहुत सारे जीव धीरे धीरे नष्ट भी हो गए। वही जीव आज तक अपना अस्तित्व बना के रख पाए हैं, जो इस संघर्ष में विजयी हुए हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या उन्होंने दी डार्विन ने? उन्होंने ये बताया कि जो वेरिएशंस होते हैं या विभिन्नताएं होती हैं, उनकी क्या होती है? वंशागति होती है। मतलब जीवों में विकास के क्रम में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और उनका अगली पीढ़ी में ट्रांसफर भी होता है। जैसे आपने देखा कि हमारे पूर्वज बंदर भी हैं, बंदर हमारे पूर्वज हैं, लेकिन बंदर आज भी बंदर हैं, बहुत सारे बंदर अपने स्वाभाविक रूप में हैं। तो कहीं ना कहीं विकास के क्रम में कुछ बंदरों का क्या हुआ, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हुई और विभिन्नताओं की क्या हुई? वंशागति हुई। तभी आज हमारा जो स्वरूप है वो उनसे बिल्कुल अलग है। तो डार्विन की थियरी में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें देखी। ठीक है। और इन सिद्धांतों को उन्होंने एक पुस्तक में जो है सम्मिलित किया। उसका नाम क्या था पुस्तक का? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हमने देखा उस पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये डार्विनवाद था हमारा। और इसके बाद हमने देखा दोस्तों उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जब भी जीव अपना विकास करता है तो उसके आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाते समय, मान लीजिए जीन में कोई कमी आ गई, कोई विकार आ गया, कोई त्रुटि आ गई, तो उस गड़बड़ी की वजह से कुछ लक्षण विशेष उत्पन्न हो जाएंगे अगली पीढ़ी में। और वो जो विशेष लक्षण उत्पन्न होंगे वही क्या होंगे? उत्परिवर्तन कहलाएंगे। और इससे जो जीव बनेगा वो म्यूटेंट्स कहलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विशेषताएं और जीवों से, सामान्य जीवों से उनको अलग करती हैं। यही उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रीज। इन्होंने परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। तो ये बातें आप याद रखेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएंगी और समझ जाएंगी। और अब देखिए कुछ चीजें मैंने बताई लास्ट में, कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताया, कुछ विशिष्ट किस्म के जीव हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। वो जीवों के विकास के क्रम में कहीं ना कहीं विशेषीकृत हो गए, एक तरह से उत्परिवर्तन की वजह से या किसी और वजह से, आप समझिए। जैसे युग्लिना हमने देखा, हमने युग्लिना जंतु का उदाहरण देखा। उसके अंदर पादप और जंतु दोनों के बीच के गुण मिलते हैं, मतलब दोनों के बीच की वो कड़ी माना जाता है। इसी तरह हमने देखा आर्कियोप्टेरिक्स को। आर्कियोप्टेरिक्स जीव की विशेषता क्या देखी हमने? वो पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। उसके कुछ कुछ गुण जो है पक्षी वर्ग के हैं, जैसे चोंच हुआ, जैसे पंख हुआ, और सरीसृप वर्ग के गुणों के रूप में आपने देखा लंबी सी पूंछ है, उसके पंजे भी हैं और चोंच में दांत है, जो कि सरीसृप वर्ग का लक्षण है। तो इस तरह आर्कियोप्टेरिक्स हमने देखा। हमने कुछ प्रोटोथीरिया उपवर्ग के जीव देखे, जिस बतख जैसी चोंच होती है, जिसकी प्लेटिपस उसको कहते हैं। प्लेटिपस मतलब एकदम चपटी चोंच होती है, लेकिन स्तन ग्रंथियां भी होती हैं। तो पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग दोनों की विशेषता होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग के बीच की कड़ी कहते हैं। और इसको किस उपवर्ग में रखा गया है दोस्तों? प्रोटोथीरिया उपवर्ग में रखा गया है। ठीक है। एकिडना और प्लेटिपस इस कैटेगरी में आते हैं। लास्ट में हमने क्या देखा? क्रोमैग्नन मानव को देखा। क्रोमैग्नन मानव क्या है? ये आज का जो मानव है होमो सैपियंस, इसका सीधा पूर्वज है, अंतिम और सीधा पूर्वज है। 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी, 6 फीट कह सकते हैं, और 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या था? कपाल गुहा जो होती है इसकी धारिता थी। ठीक है। कदकाठी अच्छी खासी मजबूत थी। इसको हम होमो सैपियंस फॉसिलिस भी कहते हैं। तो ये हमारा जैव विकास का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगला जो टॉपिक होगा वर्ग की, वो अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। टेक्सोनॉमी जिसको कहते हैं, या जीवधारियों का वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जैव विकास का जो पूरा टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें और इसी तरह पढ़ाई अपनी जारी रखें दोस्तों। धन्यवाद।